अभी की जो कंडीशन बन रही है, कुछ केसेस क्या हो सकते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि आगे एग्जाम के केस में क्या क्या हो सकता है। अभी जो डेट बढ़ी है वो 31 जुलाई तक कर दी है। वो डेट 100% तय है कि अगस्त में भी स्कूल नहीं खुलने वाले, क्योंकि कोरोना केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। रेगुलर ही केसेस जो है वो केवल बढ़ रहे हैं, बस बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हर स्टेट में। यही हो रहा है ना, कुछ को छोड़ दें यदि तो। उसके बाद ये कब कम होंगे, तो चांसेस हैं कि अक्टूबर या नवंबर में वैक्सीन का पहला खेप आएगा, चांसेस हैं। सब चीजें ठीक रही तो सितंबर में ही आ सकता है दुनिया भर में। और इंडिया में जो है वो अक्टूबर नवंबर तक जाता है। जैसी वैक्सीन आएगी, वैक्सीन बनना चालू होगी, और वैक्सीन बनने के बाद जो है वो उसका प्रोग्राम चालू होगा जिससे वैक्सीन लगना शुरू हो जाएंगे। तो वैक्सीन लगने के बाद, वैक्सीन बन जाने के बाद लगभग आपको जो है वो 1 महीना मान लीजिए, तो लगभग लगभग अक्टूबर से हो सकता है, दिवाली के बाद से आपके स्कूल स्टार्ट हो सकते हैं, अगर उस टाइम स्कूल स्टार्ट होते हैं। अगर अक्टूबर से स्कूल स्टार्ट होते हैं तो दो दो केसेस बन सकते हैं। कैसे केस बन सकते हैं? अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने मिलेंगे आपको। उन 6 महीनों के लिए जो है हो सकता है अप्रैल में एग्जाम होंगे आपके उस केस में। और उस केस में होने क्या वाला है, आपका सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, हो सकता है ऐसा, है ना। 10th क्लास का हो सकता है वो सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम कर दें। किस लिए? क्योंकि 6 महीने काफी नहीं होंगे पूरा के पूरा कोर्स पढ़ाने के लिए। तो हो सकता है ऐसा कि वो सिलेबस थोड़ा सा कम कर दें, हो सकता है, पक्का नहीं है कि ऐसा होगा ही। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है? इसके बाद चांसेस हैं कि वो जो है वो आपका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दें, मतलब एग्जाम के टाइम अप्रैल में ना करवा कर अगले साल जून या जुलाई में एग्जाम हो। और जून या जुलाई में एग्जाम होने के बाद जो है वो आपके जो वो जो क्या बोल रहा था मैं, इसका वीडियो आया तो रिक्वेस्ट आई तो भूल गया। हो सकता हो जून और जुलाई में अगले साल एग्जाम हो, तो फिर आपका कोर्स कम नहीं होने वाला। ये बोलना चाह रहा था मैं, कोर्स कम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, और क्या चांसेस बनते हैं? और ये चांसेस बनते हैं कि केसेस जब कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और वैक्सीन अगर नवंबर दिसंबर तक आ रही है, तो ऐसा भी चांसेस है, ऐसा भी हो सकता है कि जो जो आपका सेशन होता है, सेशन कब स्टार्ट होता है, स्कूल कब से स्टार्ट होते हैं? जून से जुलाई से स्टार्ट होते हैं। और कहाँ तक जाते हैं? मार्च में एग्जाम हो जाते हैं। 10th 12th के तो मार्च में निपट जाते हैं। अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ दिन लगता है। सेशन मतलब ब्रॉडली जो शुरू होता है वो जून जुलाई में शुरू होता है और मार्च में खत्म हो जाता है। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सरकार के दिमाग के ऊपर जो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जो कोर्स की टाइमिंग हो वो चेंज हो कर दी जाए। मतलब स्कूल जो है वो हो सकता है जनवरी से स्टार्ट हो, जनवरी फरवरी मार्च, और फिर गर्मियों में थोड़ी दिन की छुट्टी दें वो 1 महीने की, जिसमें ज्यादा गर्मी पड़ती है मई में। और 1 महीने के बाद फिर से स्कूल लगना चालू हो जाए। दिसंबर में आपके जो है वो सेशन खत्म कर दें, एग्जाम होने के साथ ही ईयर की भी एंडिंग हो जाए और आपका सेशन की टाइमिंग चेंज कर दें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इससे कई 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 जुड़ी हुई कठिनाइयां जाएंगी उनको, क्योंकि 12th के एग्जाम के बेस पर ही कई सारे एग्जाम भी होते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम बहुत सारे कॉलेज में वो उसके लिए होता है। तो उसको थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा, लेकिन वो 1 साल की वो रहेगी। उसके बाद हो सकता हो कि वो चेंज। अच्छा, और क्या चल रहा है? और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? और बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि अब देखना, दो बोर्ड है। अपना जो स्टेट का बोर्ड है मध्य प्रदेश में, जो इसका अपन जिसमें पढ़ते हैं उसको एमपी बोर्ड बोलते हैं। ये स्टेट का है, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। दिल्ली का खुद का है, उत्तर प्रदेश का अपना खुद का है, गुजरात का अपना खुद का है, राजस्थान का खुद का है। सभी राज्यों के अपने अपने बोर्ड होते हैं। इसके अलावा भी एक बोर्ड होता है जो कि पूरे पूरे देश का बोर्ड होता है, जिसको हम सीबीएसई बोलते हैं, है ना। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। और जो जैसा अपने बोर्ड स्टेट के होते हैं उसको एमपीबीएसई बोल देते हैं। एमपीबीएसई मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट के भी होते हैं। और जो सेंटर का होता है, एक जो बोर्ड होता है पूरे देश में लागू जो होता है, वो सीबीएसई होता है। इसके अलावा भी कई प्राइवेट बोर्ड भी हैं, वो अलग, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब हुआ क्या, दोनों बोर्ड में अंतर आ जाता है। जैसे सीबीएसई के जो स्कूल होते हैं वहां भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं। तो सीबीएसई के जो स्कूल होते थे वहां पर सीबीएसई की बुक लगती थी, और जो एमपी बोर्ड होती थी एमपी बोर्ड की बुक्स अलग होती थी। तो दोनों के पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता था, पढ़ाने के तरीकों में फर्क आ जाता था, बुक का मटेरियल में थोड़ा सा फर्क आ जाता था, है ना। तो एमपी गवर्नमेंट ने क्या करा, बाकी और किसी स्टेट बोर्ड ने ऐसा भी, बहुत कम स्टेट बोर्ड है जिन्होंने ऐसा किया है। एमपी बोर्ड ने क्या करा, 2 साल पहले जो सीबीएसई बोर्ड था,
सीबीएसई की बोर्ड की सिमिलरिटी लाने के लिए, मतलब एमपी बोर्ड की किताबें और सीबीएसई बोर्ड की किताबें सेम हो जाएं, इसके लिए एमपी बोर्ड ने क्या करा, सीबीएसई की किताबों को जो है वो अपने बोर्ड में लगाने का फैसला कर लिया, है ना। अब देखना, ये तो बोर्ड का नाम हो गया, एमपी बोर्ड और सीबीएसई। इन दोनों बोर्ड के लिए जो किताबें बनाती है वो अलग कंपनी है, उनका नाम अलग है। जो सीबीएसई बोर्ड की किताबें छापती है उनको बोलते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और जो एमपी बोर्ड की किताबें छापती है उसका पूरा नाम था मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। आपने पुरानी बुक्स में देखा होगा, सामने पेज पर लिखा आता था मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, ऐसा उल्टा में लिखा रहता। तो ये दोनों कंपनियां हैं, उधर एनसीईआरटी है सीबीएसई में, और अपने यहाँ जो है वो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम है जो कि बुक छापता था। तो एमपी गवर्नमेंट ने क्या बोला, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से बोला कि आप एक काम करो, सीबीएसई की बुक जो है वो आप खुद छापो, है ना। तो क्या करा एमपी बोर्ड ने, क्या करा, सीबीएसई की बुक को कॉपी करना चालू कर दिया यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में, जैसे साइंस और मैथ्स 9th और 10th में अप्लाई, और जो 11th 12th की थी उसमें तो पीसीएम भी, चारों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, चारों सब्जेक्ट को जो है वो सीबीएसई पैटर्न पे कर दिया। अब 2 साल से हो गया, 2 साल से पेपर ऐसे चले आ रहे हैं, 9th और 10th के भी, और 11th 12th के भी ऐसे पेपर चलते आ रहे हैं। अब एनसीईआरटी क्या कर रहा है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड है वो एनसीईआरटी क्या कर रहा है, अब उनके कोर्स को थोड़ा सा छाट दे रहा है, मतलब कि वो लोग जो है वो बोल रहे हैं 1 महीने में हम रिसर्च कर रहे हैं इस कोर्स पे, वो बोल रहे हैं कि 11th 12th में जो कोर्स है, मतलब जो एनसीईआरटी बुक्स का कोर्स है वो बहुत ज्यादा है। अब देखना एमपी बोर्ड की गफलत, 2 साल ही हुए हैं अभी उनको कोर्स अपनाए हुए एनसीईआरटी का, सीबीएसई का कोर्स अपनाए हुए 2 साल ही हुए हैं केवल, है ना। अब ये एनसीईआरटी क्या कर रहा है, अपना कोर्स कम कर रहा है। अब कोर्स कम कर रहा है तो जाहिर सी बात है बुक्स भी चेंज होंगी। अब इनकी अगर बुक्स चेंज होती हैं तो इसको भी अपने आप ऑटोमेटिकली बुक चेंज करना पड़ेगा। ये गफलत सी चल रही है कि बुक चेंज होने का चल रहा है, लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं, आपको क्यों नहीं सोचना इस बारे में, क्यों नहीं आपको दिमाग लगाना है। इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अगर सीबीएसई या एनसीईआरटी कोर्स चेंज करता भी है, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि नए नए बंदे आए हैं धुरंधर अभी, माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर सीबीएसई कोर्स चेंज करता भी है अपना, है ना, वो रिसर्च करके नए साल में अगर कोर्स चेंज करता भी है, तो चांसेस बहुत कम है 9th और 10th का कोर्स चेंज हो, बहुत कम है चांसेस। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 95% कोर्स आपका वैसा के वैसे ही रहने वाला है, कुछ कम नहीं होने वाला, क्योंकि 9th और 10th में जो भी कोर्स है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात तो आप दिमाग से हटा ही दो कि 9th 10th का कोर्स पूरा होने वाला है या फिर आपकी बुक्स चेंज होंगी, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो, कुछ भी दिमाग में ये वाली बात रखने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा अगर 11th 12th की चेंज होती भी है तो सीबीएसई जैसे चेंज करेगा, तुरंत एमपी बोर्ड नहीं कर सकता चेंज, क्योंकि ऑलरेडी सेशन जो है वो आधा हो चुका होगा एमपी बोर्ड का, और बुक अपनाने में देरी लगती है। इस साल तो चांसेस कम है चेंज होने के। हाँ, एनसीईआरटी खुद के सीबीएसई स्कूलों में जो है वो चेंज करने की चल रही है। दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि बुक चेंज हो जाएंगी। अगर आप दिमाग में ये लाओगे ना कि बुक चेंज हो जाएगी, तो आप पढ़ने पे ध्यान नहीं दोगे अभी बिल्कुल भी, है ना। पढ़ने पे ध्यान क्यों नहीं दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में अरे बुक तो चेंज हो जाएगी, अभी हम अगर पढ़ लेंगे फिर उसके बाद अगर बुक चेंज हो जाएगी तो हमारा पढ़ना जो है वो वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। और यकीन मानो साइंस में अभी जितने चैप्टर मैंने तुमको पढ़ाए हैं, 10 11 12 12 चल रहा है, अभी 13वां पढ़ाऊंगा, इन चारों चैप्टर तो 100% लिख के दे सकता हूँ मैं, कभी कम होंगे ही नहीं 10th क्लास में। तो ये तो कम होना ही नहीं है कुछ भी कीमत पे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साइंस में वो तो कम होना ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दें कि 4 की जगह 5 का जाए या 5 की जगह 4 का जाए, वो जो हो सकता है, लेकिन चैप्टर चेंज नहीं होना। और मुझे तो लग रहा है मैथ्स में भी नहीं होना। मैथ्स में कुछ चैप्टर हो सकते हैं, एक दो, वो भी आखिरी के रहते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो शायद हो जाए चेंज, नहीं तो मुझे लग रहा है आपका 10th का कोर्स चेंज नहीं होने वाला है। तो उसको दिमाग में ही मत रखना कि कोर्स चेंज हो जाएगा। मैं आपको सारी सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है, एक केस ये भी बन जा रहा है कि इस साल सेशन लगे ही ना, ऐसा हो सकता है ना। वैसे सरकार चाहेगी कि ऐसा ना हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये वाला सेशन पूरा, अगर अगर कोरोना केस कम नहीं हुए और वैक्सीन नहीं सफल नहीं हो पाया, अभी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और दिसंबर तक वैक्सीन नहीं आ पाती है, तो मानकर चलिए ये वाला सेशन आपका गया, ये वाला साल आपका कुछ भी नहीं लग पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, और नया सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, ये भी हो सकता है। तो मैं आपके सारे केसेस आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता। और मेरे को क्या लग रहा है क्या होने वाला है, मेरे को ये लग रहा है कि सितंबर आखिरी या अक्टूबर नवंबर से आपका नया सेशन स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ होगा, लेकिन होगा, है ना। बहुत जल्दी जो है वो स्कूल आपके लगना चालू हो जाएंगे। लेकिन
सितंबर तक का टाइम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम है। जुलाई आपके सामने अभी पूरा पड़ा हुआ है, अगस्त पूरा पड़ा हुआ है, और लगभग लगभग सितंबर भी आधा से ज्यादा आपको जो है वो मिल जाएगा। अगर अभी भी आप ऑनलाइन स्टडी नहीं करते हो या खुद से समझदारी से काम लेके खुद से पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपको बाद में नुकसान होगा। क्योंकि सरकार के पास एक बहाना है, सरकार रेगुलर आपको वीडियो भेज रही है, व्हाट्सएप के थ्रू रेगुलर वीडियो भेज रही है, और ये भी बोल रही है कि अगर व्हाट्सएप नहीं है ना आपके घर में, टीवी तो होगी ना, तो टीवी पे देखो आप। तो 10th और 12th के मामले में सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, बोल देगी हमने लगातार आपको वीडियो भेजे हैं, लगातार आपकी टीवी पर क्लास लगाई है, लगातार आपको सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, दोनों सब्जेक्ट, आपको जो है वो एग्जाम हो सकता है टाइम पे ही होना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल भी आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। हालांकि ऐसा मैं बता रहा हूँ, आपको डराने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप पे प्रेशर बने, आप पढ़ो, है ना। सरकार ऐसा भी नहीं करती है कि आपके एग्जाम से बोल देंगे 2 महीने बाद थप्पा कर देगी एग्जाम का, तो वैसा भी नहीं होने वाला है कि 2 महीने बाद में आपको तैयारी करने को मिलेगा, तो उसका नहीं होना। मेरा बोलने का मकसद ये है कि अभी देखो कुछ भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। देखो अच्छी बात ये है कि तुम्हारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद है तुम्हारे पास मोबाइल अवेलेबल हो। तुम क्या करोगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाओगे ना, अपनी फोटो डालोगे, लाइक्स के लिए फोटो करोगे, दूसरों से बात करोगे, दोस्तों से बात करोगे, किसी और अनजाने व्यक्ति से बात करोगे, यही करोगे ना। उससे अच्छा थोड़ा बहुत सीखने की चीजें, कुछ ऐसी चीज सीख लो जो तुम्हारी पढ़ाई में काम आ जाएगी। और यकीन मानो 10th तक का जो परसेंटेज होता है ना, वो परसेंटेज यकीन के साथ मानो ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। थोड़ा बहुत मायने रखता है, जाहिर सी बात है, हमको भविष्य में वो हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो तुमको 10th तक में, मैं तो ये बोलता हूँ 10th तक जो है वो चीजें सीखने पे फोकस करो। जो भी चीज दी हुई है उससे हमको प्रैक्टिकली क्या सीखने को मिल रहा है, रियल लाइफ में वो चीज कहाँ हो रही है, अगर उस पर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10th तक की वैल्यू आपको पता चलेगी बाद में, है ना। क्योंकि अभी तक मैंने अपन जैसे नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं ना बहुत सारे, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए यार। देखो आईबी का एग्जाम दिया है मैंने, फिर उसके बाद टीचिंग में एक एग्जाम होता है सरकारी स्कूल का, उसमें एग्जाम दिया है मैंने, एक बैंकिंग का एग्जाम दिया हुआ है, रेलवे के 2 एग्जाम दिए हुए हैं। और मैंने जितने भी एग्जाम दिए ना अभी, और जितने भी मेरा फर्स्ट स्टेज अभी जितने भी एग्जाम के नाम लिए ना, इनमें मेरी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुकी थी। अभी जो टीचिंग वाला एग्जाम था उसमें भी 150 में से 114 नंबर आए थे। रेलवे वाले में भी दो दो एग्जाम दिए थे, दोनों की मेरी जो है वो फर्स्ट टेस्ट क्लियर हो गई थी। तो मेरे एग्जाम जितने भी क्लियर हुए ना, मैं उसको अपना केवल और केवल मालूम किसको जिम्मेदार ठहराता हूँ उसको, अगर मेरे फर्स्ट स्टेज निकली है, सेकंड स्टेज नहीं निकल पाई, है ना, फर्स्ट स्टेज जो मेरी अभी तक निकली है उसके लिए मैं केवल और केवल अपनी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई को जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने जितने भी एग्जाम दिए साइंस में, मेरे को इतने अच्छा, मेरे को इतना, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे साइंस के, इतने अच्छे तरीके से बन रहे थे कि आप समझ नहीं सकते मेरी बात। और जो समझ सकते हैं वो बिल्कुल, अगर अगर मेरी बात समझ रहे हो आप, तो आपको 10th क्लास में जो भी चीज पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो, यकीन मानो प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत हद तक जुड़ी हुई है। आपको उसके बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, बस इतना। प्रैक्टिकली ये चीज हम जो, अगर कोई जैसे हम करंट पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए करंट और वोल्टेज में फर्क क्या है। अगर वो नहीं पता है तो फिर आप फिर गलत पढ़ रहे हो, 10th नहीं पढ़ना। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो यदि, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बोलते हैं 10th क्लास में, त्रिकोण में साइन कॉस थीटा बोलते हैं, अगर प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या मतलब में पढ़ रहे हो उसको, कोई मतलब का ही नहीं पढ़ रहे हो आप उसको, है ना। 10th में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ में भी दिक्कत हो, 6 सब्जेक्ट में से किसी में भी, 6 कोई सा भी टॉपिक में दिक्कत हो ना, कभी भी मुझसे पूछना भैया ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, सोशल में हो, मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैं बोल रहा हूँ। लैंग्वेजेस में तो केवल भाषा वाली रहती है वो चीज, वो ग्रामर वाली बात आ जाती है क्योंकि सिस्टमेटिकली पढ़ रहे होते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ 6 के 6 सब्जेक्ट में आपको कुछ भी ऐसा डाउट आए ना, तो भैया ये चीज हम पढ़, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, इसका यूज क्या है, हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करेंगे इसको, मैं आपको बताऊंगा उसका यूज कहाँ होता है। यकीन मानो 10th तक कोई भी ऐसा 6 सब्जेक्ट में से कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका यूज ना हो रहा हो डेली लाइफ। होता है, बिल्कुल होता है, और इसलिए आपको जो है वो चीजों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समझो चीजों को, समझो, बस रटने की जरूरत ही नहीं है, अभी रटना तो है नहीं, रटने का टाइम आएगा जब आपको परसेंटेज बनाना होगा तब आएगा, अभी केवल समझते चलो चीजों को, ठीक है। तो बोलने की बात मैंने बहुत सारी बोल ली, अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे एक्चुअली वो नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, बुक मैंने पता नहीं कहाँ पटक दी आपकी। मैंने थोड़ी सी सफाई करी है अभी कंप्यूटर की, मतलब सामने से, तो मैं भूल गया मैंने 10th क्लास की बुक कहाँ पटक दी।
किसी को कुछ डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है, चैट में पूछ लो। मैंने माइक म्यूट कर दिया है क्योंकि आपके। अरे भाई कहाँ गई बुक? ये देख चुके थे अपन। ये भी हो गया था। अभ्यास के क्वेश्चन कर रहे थे क्या? ये वाला हो गया था। श्रेणी क्रम समानता क्रम के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी की लक्ष्मी से बात हुई थी क्या? वो क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही है? ये वाले हो गए थे ना। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। हम स्क्रीन पे जाते हैं पेंट की, और इधर जो है वो इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन 1 है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती? उत्तप्त का मतलब होता है गर्म, गर्म होना, है ना, कोई चीज गर्म हो जाना। तो बोल रहे हैं किसी विद्युत हीटर, हीटर समझते हो अपने घर में, पांच जो कॉइल वाले होते हैं जो इसमें से अपन पानी गर्म करते हैं, विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती? डोरी मतलब जिससे वो बना रहता है, जैसे हीटर ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है, और यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग लगी रहती है, ऐसी 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 ऐसी, आड़ी टेढ़ी होके ऐसी 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 स्प्रिंग होती है ना, मतलब वो जल रही होती है इसकी। यहाँ से जो है वो तार लगे रहते हैं दो, जिसको अपन जो है वो बोर्ड में लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, है ना, होता है कि नहीं? यहाँ पर होता है। बोल रहे हैं कि विद्युत हीटर में ये जो कॉइल होती है, ये वाली जो कॉइल होती है, ये तो जलने लगती है, ये तो कलर मतलब लाल हो जाती है गर्म होके। लेकिन बोल रहे हैं ये डोरी क्यों नहीं लाल होती? ये भी तो धातु से ही बनी, ये भी देखो, ये भी धातु की बनी हुई रहती है, और ये डोरी भी जो है वो धातु की बनी रहती है। तो बोल रहे हैं ये इसका तापन अवयव, ये बोल रहे हैं जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तापन अवयव मतलब कि जो कॉइल, ये वाली कॉइल रहती है, ये तो गर्म होके लाल हो जाती है, लेकिन फिर ये डोरी लाल क्यों नहीं होती, ये गर्म क्यों नहीं होती, ये पूछ रहे हैं आपसे। कोई बता पाएगा? ये डोरी क्यों नहीं गर्म होती है, ये क्यों गर्म हो जाता है? किसी को आंसर पता हो तो बता दो। नहीं पता? क्या एक ही चीज से बनी रहती हैं दोनों चीजें? क्या लगता है दोनों चीजें एक ही धातु से बनी रहती है? ये भी एक ही धातु से बनी रहती है, ये भी एक ही धातु से बनी रहती है? नहीं। ये जो तापन, ये वाला जो डोरी होती है, ये नॉर्मली कॉपर के तार होते हैं। कॉपर यानी कि सीयू के तार होते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के तार होते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम। और कॉपर और एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है, वो काफी कम होता है, बहुत कम होता है ना। अच्छा, जो ये वाली चीज होती है, ये जो कॉइल होती है ना, स्प्रिंग जैसी आती है ना, एक स्प्रिंग आती है, उसको अपन फोल्ड करके लगा देते हैं, ऐसे स्प्रिंग आती है। ये स्प्रिंग जो होती है, ये मिश्र धातु की बनी रहती है, एलॉयस की बनी रहती है। एलॉयस मतलब हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु की बनी रहती है। तो मिश्र धातु का जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है ना। क्योंकि अपन को मालूम है मिश्र धातु जो है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हुई होती है। ये केवल कॉपर या एल्यूमिनियम धातु से बनी हुई है, कॉपर या एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो इसका प्रतिरोध कम होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत ज्यादा उच्च होता है, जिसके कारण से जैसे विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है, तो ये रक्त रक्त तप्त होकर, यानी कि लाल होकर क्या, ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। जबकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इन डोरी का प्रतिरोध इनका बहुत कम होता है, जिसके कारण से ये जो है ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती हैं। ऊष्मा उत्पन्न कहाँ हो जाती है? इसमें तो हो जाता है, तापन अवयव तो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिश्र धातु का बना रहता है। जबकि ये लाल नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल धातु के बने रहते हैं, तांबा या फिर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। सिंपल है आंसर, है ना। एक शब्द में अगर आंसर देना तो क्या बोलोगे? क्योंकि जो तापन अवयव बना रहता है वो काय का बना रहता है? वो मिश्र धातु का बना रहता है। जबकि जो विद्युत हीटर की जो डोरी होती है, विद्युत हीटर की जो डोरी होती है, वो काय की बनी होती है? धातुओं की बनी रहती है। धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है,
और तापन अवयव का प्रतिरोध मिश्र धातु का होने के कारण से बहुत ज्यादा अधिक होता है, जिसके कारण से तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है और डोरी उत्तप्त नहीं होती है। सही है, सिंपल सा आंसर है, कुछ भी कठिन नहीं है उसमें। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ऊष्मा की वैल्यू बताना है कि ऊष्मा का मान कितना होगा। तो ऊष्मा के लिए अपने पास जूल का तापन नियम से एक फॉर्मूला था, H इक्वल्स टू वी आई टी, H इक्वल्स टू वी आई टी। याद है ये वाला फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है वो उसका है काय का फॉर्मूला है ये, जूल का तापन नियम। याद हो तो जूल का तापन नियम पढ़ा था ना अपन ने, H इक्वल्स टू वी आई टी। याद है कि नहीं, भूल गए? हाँ भैया। हाँ, H इक्वल्स टू वी आई टी। साथ एक और फॉर्मूला था, आखिरी में आता था ये फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे। हीट तो हम इससे याद कर सकते है ना, इसका भी फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे। तो देखो हमको क्या क्या पता करना है। पहली बात तो हमको इसमें वोल्टेज पता होना चाहिए, वोल्ट कितना है। तो वोल्टेज हमको दिया हुआ है कि नहीं, हमको तो वॉट दिया हुआ है, वॉट रेटिंग दी हुई है ना। फिर उसके बाद आई दिया हुआ है, क्या आई दिया हुआ है यहाँ पर? आई भी नहीं दिया हुआ है, कूलाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद टी दिया हुआ है, क्या टी दिया हुआ है? 1 घंटा बोला हुआ है, 1 घंटा बोला है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है? ऊष्मा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या नहीं दी हुई। अच्छा, इस वी आई को जो है मैं पी से रिप्लेस कर सकता हूँ। एक और फॉर्मूला होता है शक्ति का, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। ये होता है कि नहीं होता? P इक्वल्स टू वी इंटू आई। भूल रहे हो थोड़ा थोड़ा, बुक में हाँ भैया। बुक में आ जाते हैं, मैंने आपको विद्युत शक्ति पढ़ाई है। विद्युत शक्ति जब पढ़ते हैं अपन तो यहाँ पर देखो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बाद आई थी ना विद्युत शक्ति। ये विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला था P इक्वल्स टू वी इंटू आई, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो अपन इसमें जो है वो इसमें मान रख देते हैं, इसकी जगह क्या, वी आई की जगह क्या रख देते, पी टी रख दे। वी आई की जगह क्या रख दिया, पी रख दिया और टी रख दिया। अच्छा, पी दिया हुआ है हमें 1 घंटा 50 वाट, 50 वाट दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू रख दी हमने 50 वाट। और टी कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 1 घंटा, 1 घंटा। ये इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई हो जाएगी वॉट आवर, वॉट आवर। या फिर आप इसको जो है इसको जूल भी बोल सकते हो, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? हीट कितनी एक्सेस होगी, कितनी जनरेट होगी? 50 जूल, 50 जूल। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, है ना। 50 जूल इसका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं था उसमें, केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, जूल का तापन नियम H इक्वल्स टू वी आई, वी आई टी। और वी आई क्या हो जाता है? वी आई को रिप्लेस कर सकते हैं हम पी से। पी की वैल्यू हमको 50 वाट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, और इसको वाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं? जूल भी बोलते हैं। तो इसकी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 जूल हो जाएगी। सिंपल सा था। इसके बाद अगला करते हैं। अगला क्या बोल रहा है हमसे? अगला बोल रहा है कि 20 ओम का कोई प्रतिरोध, 20 ओम का कोई प्रतिरोध, ये दिया हुआ 20 ओम का कोई विद्युत भैया स्त्री। हाँ, भैया वो सेकंड वाले सवाल में क्या था, 36,000 का, वो सॉरी 96,000 कहाँ गया? 96,000 का यूज ही नहीं करना पड़ा। ये वाली चीज आपको डिपेंड करता है फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो। इसका यूज जब करना पड़ता है जब हम आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी रखते, आई इक्वल्स टू अगर क्यू अपॉन टी रख देते हैं हम उसमें, तो फिर हमको जो है उसका यूज करना पड़ता है। यहाँ पर अभी जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, है ना। अगर इसका यूज करते हैं हम, फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, हमने अभी दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करा। अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हम, आई की वैल्यू इससे निकालते, तो जरूर इसका यूज करना पड़ता 96,000 का। जब हमने फॉर्मूला यूज ही नहीं करा तो इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसलिए आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हो कि ये दिया ही नहीं है, समझ लो 96,000 कूलम, और है ना। भैया हाँ, वो जो 50 वॉट है ना, उसको तो आपने बुक में वी करवा दिया था। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ, बुक देखी ना मतलब मैंने अभी, इम्प्रूव वी करवाया करवाया। है, ये इसको भी करवाया हाँ है, तो फिर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आंसर अगर नहीं आया होगा
तो ये हिंदी की बुक में मिसप्रिंट होगा डब्ल्यू, अगर ये डब्ल्यू दिया है तो मैंने जैसा बोला है आपको वैसा आंसर करना है। हो सकता है ये वाइट की जगह वोल्ट दिया हो, तो बिल्कुल मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। मुझे मैंने मेरे एक्चुअली बुक सामने नहीं रखी हुई है, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैंने सुधरवाया है कि नहीं। वो बिल्कुल हो सकता है इंग्लिश की बुक में जो है वो 50 वोल्ट दिया हो, और हिंदी की बुक में जो है वो 50 वॉट कर दिया हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो वो वाला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको दूसरा वाला भी तरीका देख लो, है ना। यदि मान लीजिए 50 वोल्ट दिया हुआ है, और यदि कूलाम कितना दिया हुआ है, कूलाम मान लीजिए क्यू की वैल्यू दी हुई है 96,000, 96,000। मेरा माउस 2 मिनट दीजिए मुझे। ये अगर मान लीजिए 96,000 दिया हुआ है, बाप रे, कुलाम कुलाम में दिया रहेगा, है ना, क्यू की वैल्यू। अच्छा, और क्या दिया हुआ है हमको, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, तो टी बराबर से लिख लेते हैं हम, टी इक्वल्स टू 1 आवर। वैसे ही खराब राइटिंग आती है, ऊपर से माउस नहीं चल रहा है तो और खराब आ रही है। हमसे ज्ञात क्या करने को बोला है, हमसे बोला है एच की वैल्यू फाइंड करो, एच की वैल्यू फाइंड करो। एच की वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं हम। बेटा माइक म्यूट करो सब, माइक ये म्यूट करो। V दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है, H की वैल्यू फाइंड करना है। तो H के लिए हमारे पास देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, लेकिन हम H इक्वल्स टू VIT का ही यूज करेंगे। H इक्वल्स टू, थोड़ा सा स्किप करो, माउस को थोड़ा सा ध्यान मत दो, VIT। थोड़ी देर तो चल जा, 4 सेल डले हुए हैं लेकिन चारों सेल में से कोई सा नहीं चल रहा। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग, एक बार फिर से ज्वाइन करो, टाइम खत्म हो गया इसका।